दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे युवा से आपको मिलवाना चाहेंगे जो बसवा क्षेत्र के विकास कार्य के लिए, बसवा क्या बोलूं, खखरेरू, पूरे खखरेरू मंडल के विकास कार्यों के लिए बहुत अग्रणी रूप से सक्रिय रह करके तमाम गांवों का विकास कार्य में इस प्रकार से सहयोग किया है कि उन विकास कार्यों को देख करके आप इन युवा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राजू गुप्ता जी की। श्री राजू गुप्ता जी आज खखरेरू मंडल के युवा मंडल मंडल मंत्री हैं। आप खखरेरू मंडल के बीजेपी के, और आपने जिस प्रकार से प्रयास किया है, ये प्रयास कहीं से भी इस तरह से नहीं दिखाई देता कि एक युवा अपने प्रयासों के माध्यम से कहीं से भी पीछे हटा है। आपने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय हैं। कुछ प्रयास हम आपके ही मुंह से आपके सामने लाते हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि सामान्य परिस्थितियां रही तो आप बसवा ग्राम सभा से प्रधान के उम्मीदवार भी हैं। तो हम इनसे ना सिर्फ इनके पुराने कार्यों के बारे में जानेंगे, बल्कि प्रधान के नाते यदि ये भविष्य में प्रधान होते हैं तो इनका क्या व्यू है, किस प्रकार से अपने गांव को संवारेंगे, सजाएंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। राजू भैया नमस्ते। नमस्ते सर। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपने पूर्व में पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राजू गुप्ता है। मैं बसवा का मूल निवासी हूँ और मैं बीजेपी से खखरेरू मंडल से मंडल मंत्री भी हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में शुरुआत किया तो मेरे पिताजी बूथ अध्यक्ष थे, श्री बराती लाल गुप्ता जी। तो पहले वो कार्य करते थे, आज भी वो इसमें प्रेजेंट टाइम में बूथ अध्यक्ष हैं और अभी सेक्टर प्रमुख हुए हैं। तो उनके साथ में काम करते करते फिर मैं खुद बूथ अध्यक्ष बना, फिर अपने सेक्टर का प्रमुख बना। आज मैं तीसरी बार 6 साल मेहनत करने के बाद आज खखरेरू मंडल से मंडल मंत्री भी बना और मुझे गर्व होता है मैं अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। हम एज ए मंडल अध्यक्ष या एज ए बीजेपी मेंबर, आपको बहुत से चैलेंज को फेस करना पड़ा होगा। बहुत बड़े बड़े नेता हैं हमारे बीच में, लेकिन आपने खखरेरू मंडल के विकास कार्यों में जो योगदान दिया है, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर दीजिए। कहाँ कहाँ क्या क्या करवा दिया आपने? जी, मैं खखरेरू मंडल में पहले मैं सेक्टर प्रमुख था तो मेरे अंडर में अनमऊ, कालूपुर, बसवा, ये 4-5 गाँव आते थे, जहाँ पे मैं जा के गाँव में विकास की बात करता था। कई रोडें मैंने पास करवाई अपने विधायिका जी से और अपने गाँव के लिए मैं बसवा में 3 रोडें विधायिका जी से पास करवा के उनको आज बनवा चुका हूँ। एक रोड अभी पेंडिंग में है, वो भी बहुत जल्दी बन जाएगी। इन सभी कार्यों के लिए हम स्वयं और देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि युवा होकर के आपने इन कार्यों को इतनी तत्परता से कार्य संपादित कराने का कार्य, जो अभूतपूर्व कार्य किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या भविष्य में युवा प्रत्याशी के रूप में यहाँ नामांकन कराना चाहेंगे प्रधान पद के लिए? जी, अगर गाँव वालों का सहयोग रहेगा तो मैं बिल्कुल सबके सामने बहुत जल्दी, अगर सामान्य सीट आएगी तो मैं प्रधान पद का उम्मीदवार रहूँगा। और मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ कि प्रधान उसी को चुनिए कि जो समाज में 4 जगह बैठ सके। कोई भी काम होता है थाना का या कहीं भी किसी काम के लिए कोई जाते हैं तो जाके अधिकारियों से बात कर सके, ऐसे लोगों को चुने। और मैं स्वयं ये चाहता हूँ कि मैं, जो मेरी सोच है कि गाँव में मेरे इतनी ज़्यादा समस्या है गाँव की, इतने साल प्रधान रहे, बहुत प्रधान रहे, मैं किसी के लिए नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन गाँव में मेरी जो सड़कें हैं, जो स्थिति है, आज भी लोग पैदल नहीं निकल सकते हैं। इतना नालियों का पानी रोड में भर जाता है कि लोग पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। जहाँ तक कि मेरे घर के पास में भी ऐसी रोडें हैं पूरी, आपने देखा ही है। जी, अभी भी रास्ते में हाँ, पानी भरा हुआ है। तो उसमें पानी भरा हुआ है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोग यहाँ डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों के पास रात में लोग आते हैं, मरीज़ अपना लेके, वो दवा कराने के लिए रात में उनको बहुत दिक्कतें जाती हैं। तो मैंने देखा कि नहीं हो पा रहा, तो मैंने उन रोडों के लिए विधायिका जी से बोल के कुछ रोडें मैं पास करवा दिया हूँ। तो इसी वजह से मैं गाँव की देख की हालत की, गाँव की कैसी हालत है, इसी वजह मैं चुनाव में आना चाहता हूँ कि मेरे गाँव का विकास हो। मेरे गाँव में ना बाज़ार की कोई ऐसी, आज तक कोई बाज़ार लगवाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया और मेरा पहला प्रस्ताव यही रहेगा कि मेरे गाँव में बाज़ार लगे, मेरे गाँव में पूरी सड़कें दुरुस्त हों। बस यही सोच के मैं सबके लोगों के बीच में आना चाहता हूँ और सब लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल अपने गाँव को बहुत ऊँचाइयों तक ले जाऊँगा। आपका गांव अत्यंत प्राचीन है, तो प्राचीन होने के नाते आपकी एक कुलदेवी होंगी, एक स्थानीय ग्राम देवता, ग्राम देवी होंगी। जी। आप उन ग्राम देवी के मंदिर के लिए थोड़ा सा कुछ अपना व्यू रखना चाहेंगे कि क्योंकि वो आज हम पूरा भारत में देख रहे हैं, ग्राम देवी हमारी उपेक्षित हो चुकी हैं, जी, जी। है ना? हम बाहर से
इंपोर्ट कर रहे हैं चीज मानसिकता को, लेकिन जो हमारे पूर्वजों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थी, जी आज उनकी उपेक्षा हो चुकी। कुछ उनके बारे में आपका कोई व्यू है? जी, मैं हमारे ग्राम देवता बसाठ बाबा जी हैं, जिनका बहुत समय पहले थोड़ा-सा वहाँ क्षतिग्रस्त हुआ था मूर्तियों का, तो उसकी वजह से लेकिन आज भी वो मूर्तियाँ वैसे मंदिर भी वैसे है, तो उसमें जो थोड़ा-सा टूटा-फूटा था, तो हम सब लोग गाँव के सहयोग से वो मंदिर का भी निर्माण चल भी रहा है, थोड़ा-बड़ा जो भी है। और मैं आने वाले टाइम में सब लोगों के सहयोग से और अपने सहयोग से वो मंदिर को बहुत जल्दी हम सब लोग गाँव के सहयोग से जल्दी दुरुस्त करवाएँगे एक अपने। ग्राम देवी भी आपकी होंगी। हाँ, ग्राम देवी हमारी गजाठ दीदी हैं और एक यहाँ वो कालका माता है। इनके लिए आपके पास कोई इन योजना है? जी, जी, इनके लिए योजना है, इनके लिए मैंने बात भी की थी विधायिका जी से, तो विधायिका जी ने बोला था कि हाँ, ठीक है, बहुत जल्दी इसमें भी होगा काम। एक तो आपका ही पारिवारिक मंदिर है, जी, जी, जी। इस जो कि बहुत ही प्राचीन है। अभूतपूर्व स्थिति में बहुत प्राचीन है, और क्या बोलते हैं, इनकी जो मूर्तियां हैं, जी, ये वास्तव में अति प्राचीन है। जी, इनके विषय में भी आपको सोचना होगा। जी। हम अपने जो पूर्वजों की हमारी मंदिर थी, तालाब था, कुआँ था, जो उन्होंने जितना करके गए शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उतना हम कर पाएँ, लेकिन उनको हम सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और हम पूरा प्रयास कर भी रहे हैं। अभी अपने मंदिर को हम थोड़ा-बड़ा जो भी हो उसको मॉडिफ़ाई करवाए हैं मंदिर को, और तालाब जो है मेरी सोच यही है कि बहुत जल्द तालाब को भी उसको थोड़ा सुंदरीकरण करवाऊँगा मैं, बात करके माननीय विधायिका जी से। आज मैक्सिमम तालाब ग्राम समाज के माने जाते हैं, जी, जी। तो आपके गांव में कुछ कितने तालाब हैं? मेरे गाँव में इस समय तालाब तो कम से कम नहीं होंगे तो 7 से 8 तालाब तो होंगे ही, ज़्यादा है। और 108 है। न सिर्फ इनमें कब्जा है, 108 है। अच्छा, अच्छा। ये 108 तालाब खोल के बस। अच्छा, अच्छा, कालूपुर बसवा मिला के हमारे 108 तालाब हैं, जहाँ बताए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। इनमें बहुत से न जी, सिर्फ लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जी, अपितु साथ में तालाब के जो गंदगियां हैं वो इस प्रकार हो गई हैं कि पानी किसी उपयोग में नहीं हो पाता। बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। स्थिति को ऐसी चैलेंज को आप किस रूप में लेना चाहेंगे? जो गाँव के तालाब हैं, इसमें तो पहली बात तो जो हमारे ग्रामीण हैं, उसमें थोड़ा-सा वो लोग ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार तो अपनी योजनाएँ चला ही रही है, वो काम कर रही है, लेकिन इसमें हम लोगों को भी ध्यान देना है कि अगर गाँव थोड़ा भी तालाब में जो घर का कूड़ा-कचरा होता है, लोग जाते हैं तालाब में जाके फेंक के चले जाते हैं। इसमें तालाब का पानी दूषित हो जाता है और उसमें ना कोई जानवर के पीने लायक बचता है, ना कुछ। और तालाब में जो इतने सारे ये बहुत, जैसे अभी गाँव में देखा जाता है तालाबों में पनसुखवा जिसको बोलते हैं, वो पूरा तालाब को एकदम छाप के रखा है कि जिससे पानी उसका सारा खराब हो चुका है, पानी उसमें राजस्व की नहीं। भी क्षति हो रही है इसकी वजह जी, से। जी, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। मछली पालन होता। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और तालाब जितने तालाब थे ज़्यादातर अब सब कब्जे हो गए हैं, थोड़े-बाड़े ही बचे हैं। तो वो सरकार के माध्यम से भविष्य में हो सकता है वो कब्जा मुक्त कराया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उसमें सहयोग करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मैं सरकार के साथ हूँ और गाँव के विकास के लिए मैं हरदम आगे रहता हूँ। गाँव में चाहे लाइट की कोई समस्या हो, चाहे पावर हाउस में जाके, चाहे हम किसी से। अगर निचले लेवल से आते हैं, जी, तो अब जी। हमारी प्राथमिकता होती है शिक्षा। जी, हम जी। इस पे थोड़ा सा देर में आते हैं और जब बड़ों पे आएंगे, जी, जी। बाल्य पे आते हैं। जी, जी। तो जब शिक्षा की जो बहुत समस्या है, जी। आज प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही, शिक्षा के प्रति भी उदासीनता है। इस चैलेंज को आप किस रूप में लेना चाहेंगे? शिक्षा के लिए हम यही कहते हैं, प्राइवेट विद्यालय जो आज की डेट में चल रहे हैं, तो अपने बच्चों को लोग इसीलिए भेज देते हैं। बाल्य शिक्षा में आज एक समस्या आ गई है कि हमारे अभिभावक बच्चों को अगर कॉन्वेंट में भेजते हैं तो बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, खुद भी ध्यान देते हैं। जी, जी। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हों सरकार पर और शिक्षकों पर। जी, जी। ना बच्चों को प्रॉपर ध्यान देते हैं, को गए स्कूल के नहीं गए, जी, ना घर पर पढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइमरी स्कूलों के लिए। जी। इसको आप किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे? इसको हम इस तरह से थोड़ा से लोगों तक जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि जब किसी भी गार्जियन का अगर किसी प्राइवेट स्कूल में अगर वो ₹400 मंथली फीस देता है, तो उसमें थोड़ा उनका ध्यान ज़्यादा जाता है उधर। अब प्राइमरी विद्यालयों में गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त शिक्षा है, तो उसमें लोग इसलिए ध्यान नहीं देते कि अरे ठीक है, जाएगा अपना चला आएगा, हमारा पैसा भी नहीं लग रहा है। तो थोड़ा गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि वो उतनी ही शिक्षा जितनी प्राइवेट में मिलती है, उतनी गवर्नमेंट में भी मिलती है। लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा, जैसे आप वहाँ पे कोचिंग करवा रहे हो बच्चों को और घर में आने के बाद उनको ध्यान दे रहे हो, तो वैसे ही सरकारी विद्यालय में जाने के बाद अपने बच्चों को ध्यान दें, घर में पढ़ाएँ, तभी थोड़ा आगे बच्चों का भविष्य बनेगा। ऐसे अभिभावकों को मेरी तरफ से एक सजेशन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो ऐसे अभिभावक आप बिल्कुल ध्यान दें, यदि आप शिक्षित अपने बच्चों को नहीं कर पाए, तो वो बच्चा शेरनी के दूध से वंचित रह जाएगा। शेरनी का दूध वैसे भी नहीं मिलता,
केवल शिक्षा से ही शेरनी के दूध को पाया जाता है, और यदि आप उससे वंचित कर दिए अपने बच्चे को, तो निश्चित रूप से शैक्षिक रूप से उसका विकास नहीं हो पाएगा। जी, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी अभिभावक हैं सरकारी विद्यालय में जो अपने बच्चों को भेजते हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान दें अपने बच्चों पे कि उनका भविष्य ना खराब करें। जैसे प्राइवेट में आप ध्यान देते हो, वैसे सरकारी विद्यालयों में भी ध्यान दें। अच्छी शिक्षा इस समय गवर्नमेंट की तरफ से इतनी अच्छी शिक्षा चल रही है, और विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हो गए, प्राइमरी कंपोजिट विद्यालय जो हो गए हैं, और लैपटॉप की सुविधा भी हो गई, बच्चों को कंप्यूटर, खेल से संबंधित सारी चीज़ें प्राइमरी विद्यालयों में अवेलेबल होती डिजिटल हैं। टीवी दे दी गई है। जी, जी, डिजिटल बिल्कुल। टीवी आ गई जी, है जी। स्कूल तो में। उसको थोड़ा से ध्यान दे गार्जियन, और जितनी अच्छी शिक्षा मेरे हिसाब से गवर्नमेंट विद्यालय में हो रही, थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और चैलेंज आता है जब हम थोड़ा शिक्षक से बच्चों से ऊपर आते हैं, तो गांव के ही हमारे अभिभावक और भी इस समस्या को झेल रहे हैं। हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी हमारी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रही है लिव इन के प्रति, प्रेम मोहब्बत के प्रति। जी। छोटा सा इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है? आप बच्चों को, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जब तक आपका करियर नहीं बनेगा, तब तक आप किसी भी अगर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपकी ना कहीं इज्जत होगी, ना कहीं मान-सम्मान मिलेगा। अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास अच्छी जॉब है, तो आपको लोग समाज में पूछेंगे, जानेंगे। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छी दिशा में जाएँ, किसी भी इधर-उधर के चक्कर में, जैसे आज के बहुत सारे युवा पीढ़ी है, जो नशे की लत जिनको लग चुकी है। मैं देखता हूँ समाज में जाके कि बहुत ऐसे युवा हैं, जा के ठेकों में देखो जाके तो भीड़ सबसे ज़्यादा आज की डेट में युवाओं की लगी हुई है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशा मुक्त भारत बनाए, जो अभियान चल रहा है, थोड़ा-सा इस पे ध्यान दें। क्योंकि किसी भी देश का विकास उसकी युवा पीढ़ी होती है, और यदि उसकी युवा पीढ़ी नशे के आदी हो गई, तो ऐसे देश का विकास नहीं हो सकता, ऐसे ग्राम सभा का विकास नहीं हो सकता। गांधी जी ने कभी कहा था गांधी जी ने कभी कहा था कि यदि हमको देश का विकास करना है, तो हमें अपने गांव के अंतिम व्यक्ति को ना सिर्फ आर्थिक रूप से सबल करना होगा, बल्कि शैक्षिक रूप से भी मजबूत करना होगा, नशा मुक्त रखना होगा। तो निश्चित रूप से यदि आप नशा मुक्त रहेंगे, तो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा योगदान दे पाएंगे। ये प्रश्न आपने मुझसे छीन लिया एक कुशल वक्ता का। यही आ, आ, यही जो है कथा कहानी होती है कि वो प्रश्न करने से पहले उत्तर दे देता है। आप बहुत एक कुशल वक्ता के रूप में सामने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा और एक दो विषय बचा है। जैसे आज सोलर पे बात करें, जी, तो बिजली की समस्या बनी जी, रहेगी, जी, जी। है पहले भी थी और है आगे भी रहेगी। जी, जी। तो सोलर इसका विकल्प के रूप में आया है। जी, जी। सोलर के बारे में थोड़ा सा आपको बता पाएंगे, कैसे हम गांव वासियों को प्रेरित कर पाएं और आसानी से दिला पाएं? जी, जी। सोलर के लिए मैं थोड़ा-सा ये जानकारी देना चाहता हूँ, हमारे मोदी सरकार की तरफ से जो योजना चल रही सोलर की, तो आप सोलर पैनल लगवा के आप बिजली सप्लाई भी कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, और उससे जैसे आप गवर्नमेंट को बिल देते हैं, घर-घर जो भी बिल होता है, जो गवर्नमेंट को देते हैं, वो जो जो बिजली आपसे लेगा, आप उसको वो आपको बिल देगा। तो ऐसा भी आप लगा के, प्लांट लगा के आप बिजली सप्लाई दे सकते हैं किसी को भी, और उससे अपने घर की भी बिजली चला सकते हैं। क्योंकि अभी जो भी इस समय चल रहा है बिजली विभाग में, कि जो ये अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो इसमें लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही स्मार्ट मीटर की वजह से, कि इतना लोगों का बिल आ रहा है कि वो बिल भर नहीं पा रहे हैं लोग। इतना ज़्यादा समस्या आ रही है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि सोलर पैनल पे एक बार ज़रूर ध्यान दें, और उसकी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। आप जो लगवाएँगे वो पैसा आपको रिटर्न भी मिलता है। 75% तक सब्सिडी जी, है। जी, जी, बिल्कुल। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप चक्की चलाते हैं, अगर आप ट्यूबवेल चलाते हैं, तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से तमाम सब्सिडी के साथ माध्यम से सोलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यही नहीं, ये सोलर काफी किफायती है, ना सिर्फ आपके लिए, आपका तमाम ईंधन बचाते हैं, आपका समय बचाते हैं, बल्कि साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत राहत वाले हैं। जैसे आटा आटा चक्की में जो सोलर लग रहा है, वो 1 रुपए किलो महज आटा पीस रहा है, 4 रुपए किलो सरसों पीस रहा है। ये उसका रेट है, खुला रेट है। जी, जी। तो ऐसे में ना सिर्फ उपभोक्ता को लाभ है, बल्कि जो चक्की चला रहे हैं हमारे व्यवसाय करता है, उनको भी पर्याप्त लाभ है, क्योंकि समय निर्धारित हो जाता है, 8 बजे से 6 बजे तक आपको करना है। उसके बाद आप दूसरा काम कर सकते हैं। जी। पहले क्या था कि आपको लाइट पर निर्भर होना था, आपको ईंधन पर निर्भर होना था। अब सोलर आपके समय को नियंत्रित कर देता है, और नियंत्रित समय में आप अन्य कार्यों को संपादित कर सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल सही बात है। हमारे गाँव में भी सोलर चक्की लगी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा, लोगों को भी उसमें प्रॉफ़िट है, और जो चला रहा है उनको भी प्रॉफ़िट है। इससे परेशानी नहीं होती है। एक विषय और बचा रह गया है, जो आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है
हमारा पर्यावरण प्रदूषण, उन पर्यावरण प्रदूषण में को हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से पौधरोपण का कार्य किया गया। परंतु विगत कई वर्षों से मैं देखता चला आ रहा हूँ, अगर 1500 पेड़ दिए गए तो 5 पेड़ भी तैयार नहीं हुए, अगर 2500 पेड़ दिए गए तो ढाई पेड़ भी नहीं तैयार हुए। तो ऐसी स्थिति को आप किस रूप में लेंगे जब आप प्रधान होंगे तो? जी, सबसे पहले बात तो ये है, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी पेड़ आते हैं, पेड़ आने से मतलब नहीं होता है, ना पेड़ लगाने से मतलब होता है। अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। पेड़ लगाने के बाद एक थोड़ा-सा उसमें जाली लगा दें, कोई लोहे की, या तो ईंट रख के उसकी सुरक्षा करें, उसमें टाइम से पानी दें अपना, और उसकी देख-रेख करें, तभी वो पेड़ तैयार हो पाएगा। ऐसे पेड़ लगाने के बाद आप भूल जाते हैं कि पेड़ लगा कहाँ है, तो ऐसे में पर्यावरण पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि पेड़ लगाने के बाद उस पे ध्यान दें। पर्याप्त समाधान ये नहीं है, पर्याप्त समाधान ये है कि आपको प्रत्येक ग्रामवासी से वो पेड़ लगवाना होगा जिसके घर के सामने वो सड़क जा रही हो। जी, जी। जिसके क्योंकि जब वो इन्वॉल्व होगा, जब वो अपने हाथ से लगाएगा, जी, तो जी। उसको अपने पुत्र जैसा समझेगा और उसका पालन-पोषण करेगा, तभी मतलब सहभागिता जी, जी। सहभागिता के आधार पर अगर आप इस कार्य को कराएँगे, जी। तब ही सफलता का 10% चांस रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद जितने भी हैं, अगर वो पेड़ सबके घर जो स्वयं, अगर कोई भी पेड़ होता है स्वयं लगाता है तो उसकी देख-रेख करता है। बिल्कुल सत्य बात है आपकी। थोड़ा-सा इसमें लाभ होता है, लालच होती है क्योंकि पेड़ लगाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ धन भी दिया जाता है। जी, उस धन को यदि आप संबंधित व्यक्ति को दे देंगे तो निश्चित रूप से वो धन ले करके आपके लिए आपका साथ भी दे देगा। जी, कुछ जी। लोग धन नहीं लेंगे, कुछ लोग अच्छे लोग हैं, जी, है ना? जी। लेकिन यदि वो धन पा करके सुरक्षा देना चाहते हैं, जी। तो आप बिल्कुल ये कार्य ज़रूर करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक। सरकार की तरफ से 50 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथीन जो खिंच जाती है, जी, जैसे सब्जी वाली पन्नियाँ, जी, जी। वो बैन है। फिर भी वो यदा-कदा छिटपुट दिखाई देती ही हैं। जी, जी। लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या मुझे नहीं नज़र आती, जितनी बड़ी समस्या बिस्किट, गुटखा, शैम्पू, चिप्स, कुरकुरे और ये छोटे-मोटे जो लोकल की सामग्रियाँ हैं और दवाओं की तमाम टूथपेस्ट वगैरह की पन्नियाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अगर उनकी संख्या 500 गाँव में मान लें एक दिन में, तो इनकी संख्या एक दिन में 50,000 है। जी, जी, जी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये ना सिर्फ जलाने के बाद हमारे स्वास्थ्य को क्षतिग्रस्त करती हैं, बल्कि इधर-उधर फेंक देने से जल को भी दूषित करती हैं जी, जी। और हमारी मृदा प्रदूषण को भी बहुत ज़्यादा फैला रही है। जी, जी। ये हमारे सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, जो भी प्लास्टिक कंपनियाँ हैं, पहली बात तो अगर उन पे ही बैन लग जाएगा तो लोगों तक वो आएगी नहीं, ना कोई मार्केट में उसको देगा। तो ध्यान ये देना चाहिए कि जो भी इससे हमारे पहली बात। एक युवा है, मैं आपको रोकूँगा जी, जी। क्योंकि उचित समाधान ये नहीं है। जी, जी। लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार टिका हुआ है इन पन्नी में पैक जी, पदार्थों जी। पर, जी, है ना? जी। तो हम किसी को बेरोज़गार नहीं कर सकते। बिल्कुल। 50 माइक्रोन से कम और 50 माइक्रोन से ऊपर की बात है। 50 माइक्रोन से ऊपर की पन्नियों को रिसाइकिल किया जा सकता है। जी, जी। तो रिसाइकिल यूनिट पे अगर हम ध्यान दें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि अगर उस पे ध्यान दें तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वो रिसाइकल होके फिर से आएँगी मार्केट में, तो फिर वो जो अपने ज़मीन में चली जाती हैं, हमारी भूमि को भी क्षति पहुँचती है, जल में भी जाती है, जल दूषित हो जाता एक है। प्रधान को 2 चैलेंज फेस करना पड़ेगा। एक प्रधान को 2 चैलेंज, पहले उसका कलेक्शन, जी, जी, जी। जी, जी। दूसरा उसका निष्पादन। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन दोनों समस्या को क्या आप फेस करने में सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम है। बिल्कुल, मैं पूरे तत्परता के साथ उस पे काम करूँगा, और बिल्कुल जब मैं प्रधान बन के आऊँगा, तो गाँव का दूसरी छवि होगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आपको इस बार गाँव में प्रधान बनाएँ और आप जितने भी बातें अब तक किए हैं, जी। उन बातों को अक्षरशः ज़मीन पर लागू करें। बिल्कुल। हम आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहेंगे, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देना चाहेंगे। अग्रिम शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं कि आप इस गाँव के प्रधान बन करके इस गाँव का ही नहीं, पूरे देश के लिए आदर्श बन कर के सामने आइए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।